आखिर लोग ब्लेंडर से पैसा कैसे कमा रहे हैं, और ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वैसे तो ब्लेंडर से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। अगर आप बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट हो तो भी आप इस मेथड से पैसे कमा सकते हो। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपनी मॉडलिंग से। तो मॉडलिंग के लिए हमें एक रेफरेंस इमेज चाहिए होगी। तो रेफरेंस इमेज कॉल करवाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू में, और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, इमेज और रेफरेंस। तो मैंने जो रेफरेंस इमेज है वो यहाँ पे कॉल करवा दी है। अब इस रेफरेंस इमेज की जो मैं बेसिक सेटिंग्स रखता हूँ वो कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो डेप्थ है इसे फ्रंट में कर लूँगा, और ये शो इन में यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव दोनों ऑन है। तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव है उसे ऑफ कर लूँगा। फिर इसे होगा क्या वो देख लेते हैं। मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है वो प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी विजिबल है, पर अगर मैं यहाँ पे इसे शो इन में यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव से हटा दूंगा तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू में शो नहीं होगी, या मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू में विजिबल होगी। अब मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 0.5। अब इसे मैं मूव करके थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ले आता हूँ। जब हम मॉडलिंग करते हैं तो ये जो रेफरेंस इमेजेस हैं ये कभी कभी एक्सीडेंटली सेलेक्ट होके मूव हो जाती हैं, तो इसे सिलेक्टेबल से हटाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर्स, और जो आप ये सेकंड आइकन देख रहे हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, और अब ये जो एम्प्टी यहाँ पे जो रेफरेंस इमेज है, जो ये सिलेक्टेबल वाला आइकन है, इसे डिसेबल कर दूंगा। तो जो ये रेफरेंस इमेज है अब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये सिलेक्ट नहीं होगी। अब हम अपनी जो मॉडलिंग है वो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक सिलेंडर लूंगा, मैश और सिलेंडर। इसका जो रेडियस है वो हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और जो इसके वर्टिसेस हैं वो 32 ही रहने देते हैं एक बार, और इसे भी हम जो ग्राउंड लेवल है उस पर एक बार स्नैप कर लेते हैं। और उसके लिए मैं टैब प्रेस करूंगा और जो एक्सरे मोड है वो एक्टिव कर लूंगा, ताकि मैं एक बार में जो सारे वर्टिसेस हैं नीचे वाले वो सभी के सभी सिलेक्ट कर लूँ। और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो ग्रिड स्नैपिंग है वो ऑन कर लूँगा। अब मैं कंट्रोल होल्ड करके इसे स्नैप कर लेता हूँ। अब इसी तरह से हम ये जो ऊपर वाले वर्टिसेस हैं इन्हें भी मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इन्हें यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रोस्पेक्टिव में, और जो ये ऊपर वाला जो ये फेस है इसे एक इंसेट लगा देते हैं। फ्रंट व्यू में वापस आते हैं और ई प्रेस करेंगे और इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कर लेंगे, ताकि जो बॉटल की जो नेक है वो बन जाए। अभी हमारी जो नेक है वो थोड़ी पतली बनी है, तो मैं जो ये वाले फेसेस हैं इन्हें सारों को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट एस प्रेस करूँगा और इसे एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं कौन से शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी नीचे लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है यहाँ पे आप मेरे सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं। पर हमारे जो ये राउंडिंग एजेस हैं ये बना लेते हैं। तो ये हम बनाएंगे बेवल की हेल्प से, पर लेकिन बेवल लगाने से पहले हमें इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो अप्लाई करनी होगी। और उसके लिए मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आर ट्रांसफॉर्म्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम जब बेवल लगाएंगे तो वो हमारा प्रिसाइज यानी कि यूनिफॉर्म बेवल लगेगा। अब मैं जो ये नीचे वाला जो एज है इसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके इसे ड्रैग कर लेते हैं, और इसमें कुछ डिविजन्स डाल देते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो ये ऊपर वाला एज है इस पर इस तरह से बेवल लगाते हैं, कंट्रोल बी प्रेस किया, पर आप देखोगे कि जो ये बेवल है नीचे की तरफ एलोंगेटेड है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होगी, और वो है कि हमें प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाना होगा, और हमारी जो ये वाली एज है हम इसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड कर लेंगे, ताकि हमारा जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट है उसे हम यहाँ से मीडियन पॉइंट से हटा के 3D कर्सर पे कर लेते हैं। अब हम वापस फ्रंट व्यू में चलते हैं, और जो ये सारे वर्टिसेस हैं इन्हें सिलेक्ट करते हैं। अब हम स्केल करेंगे जी डायरेक्शन में, इसे हम स्केल कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये कुछ एलोंगेटेड बन गए हैं। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। और हमारी जो ये नेक है वो भी यहाँ से भी राउंडेड है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल के लिए, और यहाँ पे कुछ डिविजन्स कम कर लेते हैं एक बार, और इसे बेवल कर लेते हैं। अब हमारी जो ये बॉटल की नेक है इस पर जो ये वाली डिटेल है ये ऐड कर लेते हैं, और उसके लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा ताकि हम एक एज लूप डाल लें यहाँ पे, और इसे हम कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो ये वाला सिलेक्टेड सेक्शन है इसे हमें एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करना होगा, और उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे एक्सट्रूड मेन्यू पे, इसे होल्ड रखूंगा तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, और जो ये आपके पास येलो कलर की जो डॉट आई है यहाँ पे हम इसे ड्रैग करेंगे
और हमारी जो ये सेक्शन है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हमारी जो ये डिटेल है वो ऐड हो गई है। अब हमारे इस टूल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम अपना जो सिलेक्शन टूल है इसे वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी जो ये एजेस हैं इन्हें हम बेवल दे लेते हैं एक। तो ये मैं एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 एजेस की सिलेक्ट करी हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और एक छोटा सा बेवल डाल देंगे एक सब डिवीजन के साथ। और जो ऊपर वाला फेस है इसे हम डिलीट कर देते हैं। और हमारा जो ये नीचे वाला जो ये फेस है ये एक बहुत बड़ा एनगोन है। एनगोन यानी कि ऐसा कोई भी फेस जिसकी 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं उन्हें हम एनगोन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फेस को 4 से ज़्यादा साइड्स लगती हैं, इसे हम डायरेक्टली एनगोन कह देंगे। तो इस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे और एक इंसर्ट लेंगे यूँ, एक और इंसर्ट यूज़ करेंगे और फिर एम प्रेस करके हम कर देंगे मर्ज एट सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल्स बन गए। पर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ही ट्रायंगल्स रख सकते हो, पर जस्ट इन केस आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं रखने और इन्हें क्वाड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बॉटम व्यू में चलते हैं और यहाँ पे जो ये अल्टरनेट एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और अब कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और इन्हें डिसॉल्व कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ के हर एक फेस को 4 एजेस लग रहे हैं और ये ट्रायंगल से अब क्वाड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। पर यहाँ पे अभी भी एक ऐसी गलती है जो कि एक मिड लेवल के मॉडलिंग आर्टिस्ट को बिल्कुल ही फ्रेश और बिगनर लेवल के आर्टिस्ट से अलग करती है। और वो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फेसेस हैं और फिर एकदम से एक ये बड़ा फेस है। तो जब भी हम इस पर सब डिवीजन मॉडिफायर लगाएंगे ताकि हमारा मॉडल जो है वो स्मूथ नजर आए, तो हमारे जो ये एजेस हैं वो स्ट्रेच होंगे और हमारे जो ये शेप्स हैं वो अपनी शेप को लूज कर देंगी। तो हमें यहाँ पे जो ये शेप है इसे होल्ड करना होगा और उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एज लूप्स डालने होंगे और उसके लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और अपने स्क्रॉल व्हील को अप करूंगा ताकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस बढ़ा सकें। अब हमारी जो ये एजेस हैं ये अभी सिलेक्टेड हैं, तो फिलहाल मैंने एक जी डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। पर हमारी जो स्केलिंग है वो हमारे 3D कर्सर से हो रही है, तो हमें इसे वापस से सेट करना होगा। तो वापस मैं अपने इस मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मीडियन पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जब मैं इसे जी डायरेक्शन में स्केल करूंगा तो जैसे ये डिफॉल्ट स्केलिंग होती थी उस तरह से होगी। तो हमारी जो बेसिक शेप है बॉटल की वो बन चुकी है। अब टर्न आती है हमारे इस बॉटल के कैप की। तो उसके लिए मैं जो ये ऊपर वाले जो ये फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस कर लेता हूँ और फिर राइट क्लिक करूंगा ताकि जो इसकी मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाए। हमारे जो ये फेसेस हैं वो डुप्लीकेट हो चुके हैं और अभी भी उसी प्लेस में हैं। तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं एक बार इस मॉडल से। तो उसके लिए पी प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेपरेट मेन्यू है वो खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे सेपरेट बाय सिलेक्शन। हमारी जो बॉटल है वो अलग है और जो अभी हमने फेस डुप्लीकेट किए थे वो अलग है। तो हमारे जो ये वाले फेसेस हैं मैं इन्हें थोड़ा स्केल कर लेता हूँ ताकि हमारे जो कैप की विड्थ है वो मैच हो जाए। इसे मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा और जो ये वाले वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करते हैं और इसे मूव कर लेते हैं। पर मैंने यहाँ पे इंटेंशनली एक गलती की है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे कुछ वर्टिसेस वो तो ऊपर की तरफ मूव हो गए हैं, लेकिन कुछ वर्टिसेस नीचे ही रह गए हैं क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। और वो किस वजह से नहीं हुए थे, क्योंकि हमने एक्सरे मोड जो है वो एक्टिव नहीं किया था। तो मैं वापस अपने फ्रंट व्यू में चलता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, हमारा जो एक्सरे मोड है उसे ऑन करता हूँ और अब जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ फिर से और इन्हें अब मूव करता हूँ ऊपर। तो अब देखोगे कि हमारे जो सारे वर्टिसेस हैं वो सभी के सभी सिलेक्ट होकर ऊपर की तरफ मूव हो चुके हैं। अब हमारा जो एक्सरे मोड है उसे डीएक्टिवेट कर लेते हैं एक बार, और जबकि हमारा जो ये ऊपर वाला एज लूप जो है वो सिलेक्टेड है तो हम कीबोर्ड पे एफ प्रेस करते हैं ताकि जो ये ऊपर वाला फेस है वो फिल हो जाए। अब हम एक इंसर्ट लेंगे, एक दोबारा से एक और इंसर्ट करेंगे और एम प्रेस करके इसे मर्ज एट सेंटर कर देंगे। मैं इसे फिर से क्वाड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने अल्टरनेट एजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा और इन्हें डिसॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारे ऊपर की जो मैश है वो क्वाड्स में कन्वर्ट हो गई है। तो हमारी जो ये ऊपर वाली एज है इस पर भी एक बेवल लगा हुआ है, पर इसे बेवल लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मैं टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करके जो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो हमारी एज है उसे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे एक बेवल लगा देते हैं। तो हमारी जो ये बॉटल का जो कैप है उसके नीचे यहाँ पे एक डिटेल है। तो जैसे मैंने बॉटल की नेक पे यहाँ पे डिटेल डाली थी, यहाँ पे भी मैं फटाफट ये डिटेल डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे एक एज डाल दूंगा। ये फेस सेलेक्ट करूंगा और इन्हें एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर लेते हैं।
और इसके जो ये एजेस हैं इन्हें भी बेवल कर लेते हैं। और जो ये अंदर वाली जो एज है इसे हम स्केल करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं। ओके, तो हमारी जो बेसिक कैप है वो भी बन चुकी है और हमारी जो बॉटल है वो भी बन चुकी है। पर लेकिन आप देखोगे कि हमारी जो कैप है इसकी यहाँ पे ऊपर रिब्स हैं कुछ। तो अब ये रिब्स हम बनाते हैं और ये कैसे बनाएंगे? तो ये रिब्स बनाने के लिए हमारा जो फ्रंट व्यू है हम यहाँ पे आते हैं और हमारी जो फ्रंट वाली एज है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट एस और कर्सर टू सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये 3D कर्सर कहीं और होता तो हमारी जो मैश है वो वहाँ पे आती और हमें इसे मूव करके यहाँ पे ही लाना पड़ता। तो इसलिए जो हमारा जो 3D कर्सर है वो मैं पहले ही यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ और इस क्यूब को मैं स्केल करके अपने जो रिब्स के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में चलते हैं और इसे वाई डायरेक्शन में भी स्केल कर लेते हैं। हम अपने इस क्यूब को एक बार आइसोलेट करते हैं और जो इसका पीछे वाला जो ये फेस है इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये विजिबल होगा नहीं और हमें ये चाहिए भी नहीं। अब हम इस पर बेवल लगाएंगे और उससे पहले हम इसका जो स्केल है वो अप्लाई कर लेते हैं और अब इसके जो एजेस हैं वो एजेस सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इस पर बेवल लगा लेते हैं। और बेवल में यहाँ पे हम जो क्लैंप ओवरले है उसे एक्टिव कर लेंगे ताकि जो ये ओवरलैपिंग एजेस बन रहे थे वो ना बने। जो हमारे वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट करते हैं एक बार। अब हम एम प्रेस करेंगे और बाय डिस्टेंस यहाँ पे इन्हें मर्ज कर देते हैं। तो आप देखोगे कि 8 वर्टिसेस यहाँ पे ऐसे थे जो कि ओवरलैप थे, वो हमने मर्ज करके रिमूव कर दिए हैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ छोटे फेसेस हैं और फिर एक बड़ा सारा फेस है, तो इसे भी हम कवर करते हैं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कुछ एजेस डाल लेते हैं और इसे जी डायरेक्शन में थोड़ा स्केल करेंगे। दैट्स इट। ओके, हमारा जो आइसोलेशन है हम उसे बाहर आते हैं और ये देखते हैं कि हमने एक सिंगल रिब यहाँ पे बना ली है। तो हमारी जो सिंगल रिब है वो यहाँ पे बन चुकी है, पर हमें इसे कैप के अराउंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्पिन करना होगा। तो इसे स्पिन करने के लिए जो इसका जो पिवट पॉइंट है वो हमें कैप के सेंटर में रखना होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो कैप है उसे सेलेक्ट करेंगे और इसका जो सेंटर वाला जो ये वर्टिस है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम शिफ्ट एस होल्ड करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड यहाँ पे कर देंगे। अब हमारा जो ये रिब वाला जो मॉडल है इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। तो आप देखोगे कि इसका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ से मूव होके कैप के सेंटर में चला गया। तो अब इसे हम सिलेक्टेड रखेंगे और हमारा जो ये स्पिन वाली जो ट्रिक है वो एडिट मोड में यूज होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी जो रिब है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे टैप प्रेस करके एडिट मोड में ले जाएंगे और इसके जो सारे वर्टिसेस हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पिन टूल है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जो ये प्लस आइकन है इस पर थोड़ा सा मूव कर देंगे एक बार। ठीक है, तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे 360 कर देंगे क्योंकि हमें एक फुल राउंड चाहिए। तो हमने इसे 360 मूव कर लिया यहाँ पे और हम अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स हैं वो सेट कर लेंगे। तो मुझे ये अराउंड चाहिए 120, तो मैं इसे 120 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि हमें कितने स्टेप्स चाहिए और हमारा जो एंगल है वो है 360। तो आप देखोगे कि हमने कितनी इजीली इस अपने रिब्स को इस कैप के अराउंड स्पिन कर लिया है। ओके, और जैसे कि हमारी जो ये रिब्स हैं वो बेसिकली कैप का ही पार्ट है, तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना कैप सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं ताकि ये एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो ये वाली मैश है हम इसे रीनेम कर लेते हैं, इसे कर देते हैं हम कैप और इसे हम कर देते हैं बॉटल। तो हमारा जो बेसिक मॉडल है बॉटल का वो बन चुका है। अब हम लेबल अप्लाई करेंगे, बट लेबल अप्लाई करने से पहले हम इसे एक बार फाइनल कर लेते हैं और फाइनल करने के लिए मैं इसे सब डिविजन मॉडिफायर लगाऊंगा और ऑटो स्मूथ करूंगा। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड पे कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं और इसे ऑटो स्मूथ कर देता हूं यहाँ पे। और इसी तरह से मैं कैप के साथ भी करूंगा, कंट्रोल 1 और राइट क्लिक ऑटो स्मूथ। अब हम इस पर लेबल अप्लाई करते हैं। तो लेबल अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले फ्रंट व्यू में चलता हूँ, बॉटल को सिलेक्ट करके टैप प्रेस करूंगा ताकि हम एडिट मोड में आ जाएं और हमारा जो ये सेंटर वाला जो वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपना जो 3D कर्सर है उसे कॉल करवा लूंगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि 3D कर्सर जहाँ पे होगा हमारी नई मैश वहीं पे आएगी। तो अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो इमेज और फिर यहाँ पे मैश प्लेन, अब मैं जो भी इमेज को सिलेक्ट करूंगा वो एज ए मैश यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने अपना जो लेबल है वो यहाँ पे मैंने कॉल करवा लिया है। तो अभी आपको वो विजिबल नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे ये जो शेडिंग व्यू है वो चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेबल है वो यहाँ पे आ गया और इस पे जो टेक्सचर है वो आपको विजिबल हो रहा है। तो इसे हम एक बार रोटेट कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे ताकि हम एक्स डायरेक्शन को लॉक कर लें और 90 टाइप कर देंगे, सिंपल।
और जैसे कि हमने इसमें रोटेशन अभी ऐड की है, तो हमें इसकी जो रोटेशन है वो अप्लाई करनी होगी, यानी कि उसे 0 करना होगा। आप देख सकते हैं कि रोटेशन एक्स में से 90 है, तो इसे हमें 0 आउट करना होगा, यानी कि इसे अप्लाई करना होगा, ताकि हमारे जो आगे के जो मॉडिफायर्स हैं वो ढंग से इस पर काम करें। तो उसके लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई रोटेशन, तो हमारी जो रोटेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ सब डिविजन्स डालता हूँ। जैसे कि मैंने अपने बॉटल में 32 डिविजन्स रखी थी अप्रॉक्स, तो मैं यहाँ पे भी इस लेवल में भी 30 या 32 के आसपास डिविजन्स डालूंगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 5 डिविजन्स हैं, इसे मैं 30 डिविजन्स कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसे बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बेंड डिफॉर्मर लगाऊंगा। उसके लिए मैं ऐड मॉडिफायर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, डिफॉर्म, और यहाँ पे सिंपल डिफॉर्म, और यहाँ पे इसे ट्विस्ट से इसे बेंड में सेलेक्ट करेंगे। बेंड में सेलेक्ट करने के बाद में इसका जो एंगल है उसे हम एक बार 360 कर लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर में चेंज करेंगे बाद में, और जो इसके एक्सेस हैं उसे हम यहाँ पे एक्स से जी की तरफ कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो इसका लेवल है वो एक 360 बेंड हो चुका है, पर ये भी बॉटल से छोटा है, तो इसे हमें स्केल आउट करना होगा। तो हम इसे स्केल कर देते हैं ताकि ये परफेक्टली बॉटल को फिट हो जाए। तो हमारा जो जो ये लेवल है वो बॉटल को ऑलमोस्ट फिट हो चुका है, और इस पर भी हम एक सब डिविजन मॉडिफायर लगाते हैं, और उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल 1, यानी कि हमने एक 1 लेवल का सब डिविजन मॉडिफायर यहाँ पे लगाया है। पर इसे हम यहाँ पे क्लॉक मेथड से हटा के इसे सिंपल पे कर लेंगे, और जो मॉडिफायर का जो स्टैक है इसमें हम इसे इसके टॉप पे कर देंगे, और इसे भी हम राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देते हैं शेड स्मूथ, और इसका जो ये एंगल है यहाँ पे हम 360 से इसे हटा के थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि इसका जो लेवल है वो पीछे से ओपन रहे। हमें फिर से थोड़ी सी स्केलिंग करनी होगी इसे, ताकि इसे एडजस्ट कर लें। हम यहाँ पे एक और मॉडिफायर लगाएंगे जो कि है सॉलिडिफाई, ताकि जो हमारा लेवल है उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। ओके, तो इसमें जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे 0.001 या 0.002। ओके, हम यहाँ पे इसे 0.002 कर लेते हैं, और इसे फिर से एक बार थोड़ा स्केल करके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि इस लेवल में यहाँ पे एक वियर्ड सी शेडिंग आ गई है, और वो इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे शेड स्मूथ यूज़ किया था, ना कि शेड ऑटो स्मूथ यूज़ किया था। और ये जो शेडिंग है ये बाद में एक वियर्ड सा आर्टिफैक्ट बना सकती है, तो इसे हम रिमूव करते हैं। उसके लिए हमें इसे वापस सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो मॉडलिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और इसके जो मटेरियल्स हैं वो सेट करते हैं, और एक बहुत बेसिक सा एक रेंडरिंग सेटअप बनाते हैं। पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसके अंदर भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो हम अपना जो शेडिंग व्यू पोर्ट है वो चेंज कर लेते हैं एक बार, और इसके जो मटेरियल्स हैं वो सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बॉटल का जो मटेरियल है वो देखते हैं। बॉटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे न्यू, और इसे रीनेम कर लेते हैं। और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रफनेस है वो चेंज करेंगे, 0.15 पे ले आते हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी ग्लॉसीनेस आ जाए। और जो ये बॉटल की कैप है इस पर भी सेम मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। अब इसका जो ये लेवल है उसे देख लेते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी टेक्सचर अप्लाइड है, क्योंकि हमने इमेज को एज अ प्लेन कॉल करवाया था, तो इसके अंदर ऑलरेडी टेक्सचर अप्लाई होगा। बस आपको ये जो ये अल्फा है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है, और इसकी जो रफनेस है उसे भी हम 0.15 कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो ये बॉटल का बेसिक सा जो मटेरियल है वो सेट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और इसकी जो रेंडरिंग सेटअप है वो करते हैं। तो रेंडरिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेन बनाएंगे और इसे एक बैकड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक प्लेन कॉल करवा लेता हूँ। इसे हम स्केल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक प्लेन तो क्रिएट कर लिया है, बट आगे बढ़ने से पहले हम एक कैमरा एंगल भी सेट कर लेते हैं। और कैमरा एंगल सेट करने के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें एक कैमरा क्रिएट करना होगा, और उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कैमरा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्रंट व्यू में, और मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट दोनों होल्ड करके रखे हुए मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। और मैं अब नम पैड पे 0 प्रेस करूंगा। जो ये मैंने शॉर्टकट अभी करा है कंट्रोल ऑल्ट और नम पैड 0 वाला, इससे बेसिकली हुआ क्या है कि जहाँ पे मैं अपने नॉर्मल व्यू पोर्ट से देख रहा था, जो मेरा कैमरा जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्नैप हो गया, यानी कि वहाँ पे जंप हो गया है। हाँ, बस में एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप ये शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कैमरा है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो जो कैमरा का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मैं इसे वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं इनके जो एक्स और वाई रेजोल्यूशंस हैं इन्हें फ्लिप कर लेता हूँ, और हमारा जो कैमरा एंगल है उसे थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, और जो ये एक्स लोकेशन है इसे 0 कर दूंगा,
y और z को एक बार ऐसे ही रहने देता हूँ और x की जो रोटेशन है इसे 90 कर लेते हैं और जो ये y और z वाली जो रोटेशन है इन्हें 0 कर लेते हैं। अब अपने जो व्यू पोर्ट को एक बार स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे सारा कुछ जो है वो हाइड कर लेते हैं। अब हम अपने इस व्यू में आते हैं और जो अपना जो कैमरा एंगल है उसे एडजस्ट करते हैं। ओके, इस रेंडर को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं जो ये हमारी जो बॉटल है इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूं और इसे हवा में थोड़ा सा फ्लोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये प्लेन जो हमने क्रिएट किया था इसे एडिट मोड में चलेंगे और जो इसके जो पीछे वाला जो ये एज है इसे सिलेक्ट करते हैं और ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं जी डायरेक्शन में और इसे ऊपर की तरफ ले चलते हैं। अब जो ये वाला एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे बेवल कर देंगे और इसमें सब डिविजन ऐड कर देंगे और अब इसे सिलेक्ट करके शेड स्मूथ कर लेंगे। तो आप देखोगे कि ये शेप बनाने की वजह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो कितना एक स्मूथ और इन्फिनिट टाइप का एक बैकग्राउंड बन गया है। अब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और हमारा जो ये कैमरा एंगल वाला जो व्यू है इसे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे ड्रैग करके। तो आप देखोगे कि हमारे जो कैमरा में जो विजिबल है सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट रेंडर हो रहा है, ना कि उससे बाहर का। तो इससे डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाती है और हमारे जो पीसी पे जो लोड है रेंडरिंग का वो भी कम हो जाएगा। अब जो ये बैकग्राउंड है इस पर एक वाइट मटेरियल डाल देते हैं। आपको जिस तरह का भी बैकग्राउंड चाहिए हो, जिस कलर का चाहिए हो, आप उस तरह का कलर इस पर यूज़ कर सकते हो और इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं एज इट इज़ डिफॉल्ट ही रखना चाहता हूँ। अब हमारा जो ये लेफ्ट साइड वाला जो व्यू पोर्ट है उसकी हमने जो व्यू पोर्ट शेडिंग है उसे रेंडरिंग में कर रखा था और मटेरियल सेट करते वक्त हमने इसकी जो ये सीन वर्ल्ड वाली जो लाइटिंग है इसे ऑफ कर दिया था। अब हम इसे दोबारा से ऑन कर लेंगे ताकि हम अपने वाली जो लाइट्स हैं वो डाल सकें यहाँ पे। पर आप देखोगे कि अभी भी जो हमारा सीन है वो लिट है, यानी कि हमें चीज़ें विजिबल हैं और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो वर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ है वो भी 1 है। तो उसे हम 0 करेंगे ताकि हम फुली कंट्रोल कर सकें अपनी लाइट को। तो उसे 0 करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वर्ड प्रॉपर्टीज़ में और जो यहाँ पे सरफेस और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसे हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल डार्क हो गया है, यानी कि अब इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो एनवायरनमेंट है उसकी लाइटिंग का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम अपनी लाइट्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा लाइट और यहाँ पे एरिया लाइट। इसे हम मूव करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो जो ये लाइट है ये बहुत छोटी है तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा जो यहाँ पे आप डाटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज उस पर और जो इसका साइज है उसे यहाँ से बड़ा कर लूंगा और इसी तरह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज कर लेते हैं। पर इसकी जो प्लेसमेंट है वो मुझे यहाँ पे बेटर नहीं लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ और इसे साइड में से लिट करेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे इस तरह से रोटेट करके ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ और या फिर एक छोटी सी और ट्रिक है जिससे आपका जो लाइट की जो टारगेटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें शिफ्ट ए प्रेस करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ लाइट टारगेट। अब हमारी जो ये लाइट है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रैक टू और यहाँ पे अभी जो हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है लाइट टारगेट उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इससे होगा क्या कि जहाँ पे हमारा लाइट टारगेट होगा तो जो लाइट की डायरेक्शन है वो उसी की तरफ होगी। तो हमें बार बार इसे रोटेट करके एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जब इस लाइट को मूव करूंगा तो आप देखोगे कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो वहाँ पे ही लॉक हो चुकी है। ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपका जो लाइटिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सकता है। तो मैं अब इस लाइटिंग को सेट कर लेता हूँ। तो जो लाइट है वो मैंने यहाँ पे एक बार के लिए सेट कर लिया। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर लेते हैं और तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसकी पावर को इंक्रीज कर लेते हैं। किसी भी लाइट का साइज और पावर चेंज करने का एक ईजी तरीका और भी है। उसके लिए मुझे जो लाइट है उसे सिलेक्ट रखना होगा और मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास टॉप पे 2 ऑप्शंस आ गए हैं, एडजस्ट पावर लाइट और एडजस्ट एरिया लाइट साइज। मैं अभी पावर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले इस पर पावर पर क्लिक करूंगा और अब मैं जैसे ही माउस को ड्रैग करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी और जब मैं राइट टू लेफ्ट इसे ड्रैग करूंगा तो इसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो इस ट्रिक से आपको लाइट की पावर और साइज चेंज करने के लिए बार बार मेन्यू में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो लाइट की जो पावर है वो हमने एडजस्ट कर ली है। अब इसे एक बार रेंडर करके देखते हैं।
ओके, तो हमारा जो रेंडर है वो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली लिट नहीं है और इसकी जो राइट साइड है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है। तो उसके लिए मैं एक और लाइट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और लाइट, एरिया लाइट, और इसे ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और साइड व्यू में चलते हैं और इसका जो ये वाला जो पॉइंट है लाइट का, इसे हम ड्रैग करके बैकग्राउंड की तरफ पॉइंट कर देते हैं। और अब इस लाइट की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और अब इसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम एक बार दोबारा से रेंडर करके देखते हैं। तो हम एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ये हमारा पहले वाला रेंडर है और ये हमारा अभी वाला रेंडर है। तो अभी हमने जो लाइट क्रिएट की है उससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई हैं, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छे से लिट हो गया है और हमारी जो राइट साइड है वो भी अच्छे से लिट हो चुकी है। पर उस लाइट की वजह से एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई है और वो ये है कि यहाँ पे एक अजीब सी हाईलाइट क्रिएट हो गई है। तो इसको कैसे दूर करें पर बिना लाइट को रिमूव किए? तो उसके लिए हम जो हमारी जो लाइट है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे जो ये विजिबिलिटी है यहाँ पे रे विजिबिलिटी में चलेंगे और जो ये ग्लॉसी वाला जो आप यहाँ पे टिक देख रहे हैं इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, अब हम दोबारा से एक बार रेंडर करके देखते हैं। ओके, गुड। अब आप देखोगे तो हमारा जो सबसे पहले वाला रेंडर था उसमें हमने सिर्फ एक लाइट लगाई थी, तो जो प्रोडक्ट की जो एक लेफ्ट साइड है वो तो लिट हो गई थी, पर हमारा जो बैकग्राउंड और राइट साइड प्रोडक्ट की वो अभी भी डार्क थी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने ऊपर एक टॉप में सेकंड लाइट लगाई जिससे हमने अपना जो बैकग्राउंड है वो लिट किया और हमारी जो राइट साइड है प्रोडक्ट की वो भी लिट हो गई। पर उसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी जो कि ये हाईलाइट है यहाँ पे, और इसे हमने सॉल्व किया हमारे थर्ड रेंडर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग को चेंज करके, और वो है हमारी रे विजिबिलिटी में ग्लॉसी की सेटिंग। सिर्फ ये सेटिंग चेंज करने से हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी प्रॉपरली लिट है, हमारी प्रोडक्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड वो भी दोनों लिट हैं प्रॉपरली, और हमारे पास कोई अजीब सी हाईलाइट्स भी नहीं क्रिएट हुई। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रेंडरिंग पे एक बहुत ही छोटा सा क्रैश कोर्स। अगर आप इस फाइल को और स्टडी करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगी मेरे गमरोड पेज पे, और वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, तो अब तक आपने सीख लिया कि आप ये सिंपल से मॉडल्स कैसे बना सकते हो और इन्हें कैसे रेंडर कर सकते हो। पर अब बात आती है कि आप काम कैसे लाओगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप बनाओगे पोर्टफोलियो। जो आपका पोर्टफोलियो है वो बेसिकली कलेक्शन होती है जिसके अंदर आप अपने बेस्ट काम को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि शोकेस करते हो। तो आप बेसिकली अपने पोर्टफोलियो की पीडीएफ्स बना सकते हो या फिर प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं जैसे कि आर्ट स्टेशन, बीएंस, या खुद की अपनी वेबसाइट बना के आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाए और वहाँ पे भी अपना काम डिस्प्ले कर सकते हो। पर एक तरीका और है, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी एज ए पोर्टफोलियो डिस्प्ले किया जा सकता है, पर यह तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। तो अब हमने पोर्टफोलियो भी बना लिया है, डिस्प्ले भी कर लिया है। अब बात आएगी आउटरीच, यानी कि कहाँ से काम लिया जाए। काम लेने के लिए आप जो सबसे सेफ और मैं कहूँगा कि ईजी तरीका है वो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, जैसे कि अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर। और ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं, आप सिर्फ गूगल पे सर्च कीजिए टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स या टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना के अपनी बिडिंग कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन है वो है डायरेक्ट ईमेल। यहाँ पे आप ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो और अपना जो पोर्टफोलियो का जो लिंक है वो आप ईमेल में अटैच करके आप क्लाइंट्स को भेज सकते हो। अगर आपको ईमेल्स वगैरह भी लिखनी नहीं आती तो आप एआई की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी। अब आपके पास सवाल आएगा कि क्लाइंट्स के ईमेल्स कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जिस तरह का आप काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हमने एक सप्लीमेंट की बॉटल बनाई, तो सप्लीमेंट वाली इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं उनके आप लिंक्डइन हैंडल्स पे जाओ, उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाओ और वहाँ पे आप उन्हें मैसेज करो, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो कॉन्टैक्ट अस वाले जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पे जाके आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। अब बारी आती है पिच की, यानी कि आप क्लाइंट से बातचीत कैसे करोगे। और इस पार्ट पे बहुत बड़े बड़े महारथी भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना तो आता है बट लेकिन बात करनी नहीं आती। तो यहाँ पे आप क्लाइंट से उनकी डिटेल्स मांगोगे, जैसे कि उनके प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ या फिर उनके लेबल्स वगैरह, इस तरह की डिटेल्स जो आपको काम करने में ज़रूरी हैं वो मांगोगे। और यहाँ पे आप उन्हें बताओगे कि इस प्रोजेक्ट की क्या टाइमलाइन रहेगी और क्या बजट रहेगा। अगर आप यहाँ तक पास हो गए तो आगे के जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी ईजी हैं, क्योंकि अगला जो पार्ट है यहाँ पे आपको क्लाइंट के फीडबैक लेने हैं और रिविजन्स करके उन्हें काम कंप्लीट करके देना है। अब फाइनल एंड लास्ट स्टेप, बेसिकली काम कंप्लीट हो चुका है और अब आपके पास पैसा आना है, और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड थोड़े चूज़ करने होंगे। अगर आप लोकल यानी कि अपने ही कंट्री के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि मैं इंडिया में हूँ, तो अगर मैं किसी इंडियन क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत ईजी पेमेंट मेथड्स हैं, मैं किसी भी तरीके से पेमेंट ले सकता हूँ। अगर मैं किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं इंडिया से बाहर के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे पेपल जैसी वेबसाइट की हेल्प लेनी होगी।
जो कि बेसिकली सेफ एंड सिक्योर रहता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ। वो ये है कि क्लाइंट के साथ अच्छे से बात कीजिएगा और अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपको फ्यूचर में और भी काम दे और आपको अपने फ्रेंड्स और अपने बिजनेस पार्टनर्स में रेफर भी करे। और मैंने यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स का नाम दिया है वो आपको सारी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया है, अगर उसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।